बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है इतवार के दिन का। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वही किया जिसका ख़दशा था। जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और अमीनुद्दीन ख़ान की कमेटी ने नए बेंचेस तश्कील दिए और 8 में से 3 जजेस को कराची भेज दिया, तो उसी वक्त नज़र आ रहा था कि लगता यह है कि पीछे कोई बड़ी वारदात डालने की तैयारी है। और काजी फ़ाइज़ साहब ने वो बड़ी वारदात डाल दी है। वो वारदात ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने मुजवज़ा आइनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पेटिशन को एतराज़ात के साथ, उसके एतराज़ात जो उसके ऊपर लगाए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, उस पर जो चैम्बर अपील थी, उसके साथ उस केस को अपने ही बेंच के सामने फ़िक्स कर दिया 17 अक्टूबर के लिए। सोमवार, मंगल, बुध ये 3 छुट्टियाँ होंगी। जुमेरात पहला वर्किंग डे है इस्लामाबाद में, और जुमेरात के दिन ही हुकूमत जो है जुमेरात या जुमे को आईनी तरमीम करने का इरादा रखती है। और यहाँ पर मैं आपको शुरू में बता दूँ कि तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स के लिए इतनी सख्ती 9 मई के फ़ौरन बाद नहीं थी जितने इस वक्त उनके साथ जो कुछ अब किया जा रहा है। लेकिन कोई भी तहरीक इंसाफ का एक भी MNA या सेनेटर जो डटे हुए थे वो सारे डटे हुए हैं। हाँ, 2 से 3 ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जो पहले से कंप्रोमाइज़ थे, और उनको जब पता, ये यानी सबको पता है इस वक्त कि जो भी PTI का MNA है, सेनेटर है, उसने इस्लामाबाद नहीं रहना या अपने घर में नहीं रहना। तो जो भी इस मौके पर इस्लामाबाद में है या अपने घरों में है, तो इसका मतलब ये है कि वो मैच फिक्स था और उसने कहा जी मैं फ़लाना अपने घर आ रहा हूँ और आके और मुझे ले जाए, मुझे उठा के ले जाए, तो ये मैच फिक्स हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो तहरीक इंसाफ का जो लोग खड़े हुए थे इमरान खान के साथ, तो वो 100% खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं तमाम तर जुल्म, जबर, फस्तायत के बावजूद। लेकिन जो कंप्रोमाइज़ हैं वो अब ड्रामे कर रहे हैं कि मुझे उठा लिया गया है, मुझे अगवा कर लिया गया है, मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो किसी के साथ, जिनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है वो डटे हुए हैं, और जो जा रहे हैं उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, वो पहले से कंप्रोमाइज़ थे, सिर्फ वो बहाने बना रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं और फनकारी कर रहे हैं। तो काजी साहब ने अब ये किया है कि काजी साहब ने आबिद ज़ुबैरी साहब समेत 6 पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर्स हैं जिन्होंने मुजवज़ा आइनी तरमीम को चैलेंज किया था। 18 सितंबर को उन्होंने चैलेंज किया था, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए थे। और मेरी अभी आबिद ज़ुबैरी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि क्योंकि 1 माह मुकम्मल हो रहा था, तो इसलिए हमने, क्योंकि एतराज़ात के बाद 1 माह का टाइम होता है कि आपने चैम्बर अपील करनी होती है, तो उन्होंने कल 2:30 बजे चैम्बर अपील फ़ाइल की और 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नंबर लगा के उसको बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और बेंच कौन सा? अपने ही बेंच में, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा है, नईम अख्तर अफ़गान है और शाहिद बिलाल हसन है। और अब शाहिद बिलाल हसन साहब का भी पता चल जाएगा खैर कि वो अपने हलफ के साथ हैं, आइन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, ये किस तरफ हैं उनका भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा उनका एक इम्तिहान है। और दूसरा, मैं एंड पे चल के आपको बताऊंगा कि नई अब ये जो नंबर गेम है अहम केसेस में, तो नईम अफ़गान साहब के कितने केसेस हो गए जिनमें काजी फ़ाइज़ ने उनको साथ बिठाया है। तो अब इसमें मेरी जो आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ बात हुई है, अब ये की उन्होंने चैम्बर अपील है, चैम्बर में सुनी जानी थी, और फिर चैम्बर अपील में कोई भी जज जो है वो कह सकता था कि इसको 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दें, लेकिन काजी साहब ने डायरेक्ट इसको 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया है। अच्छा, इसमें एक बात तो यह है कि ये 184(3) का मामला है, अवामी मफाद का मामला है, इसको कमेटी के सामने इस मामले को जाना था और 5 रुकनी बेंच बनना था। लेकिन शायद काजी साहब जो हैं वो उससे पहले ही कोई वारदात डालने जा रहे हैं, और काजी साहब जो है वो शायद इसलिए भी किया है कि क्योंकि हाई कोर्ट्स में, तमाम हाई कोर्ट्स में, मेरे ख्याल बलूचिस्तान का मुझे नहीं कन्फर्म, बाकी हाई कोर्ट्स में तो उसको चैलेंज कर दिया गया है। तो इसलिए शायद काजी साहब ने कहा है कि कोई एक आध हाई कोर्ट जो है वो इन मुजवज़ा आइनी तरमीम के ऊपर कोई स्टे ना कर दे कि आप पेश नहीं कर सकते जब तक आप इसको जो है वो पब्लिक करके, और जो भी पब्लिक हेयरिंग का एक टाइम है वो ना दे दें। तो इसलिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसको लगा लिया। ये भी काजी हो सकता है कि काजी साहब जो हैं वो, अगर काजी साहब को यह कि अगर कोई हाई कोर्ट जो है वो रोक देती है, तो हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को काजी साहब जो हैं वो मुअत्तल कर दें और हुकूमत को कह दें कि जी बिल्कुल मेरी एक्सटेंशन के लिए आपने जो भी वारदात डाली हैं डालें। इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए जो जुल्म, जबर और बर्बरियत हो रही है वो आप देख रहे होंगे। आगा सरवर जो हैं उनके वाले से एक फ़ेक न्यूज़ आई कि उनको रिहा कर दिया गया, नहीं हुआ। उमर मलिक, उनके वाले से अनवर पन्नू साहब ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि उनके जिस्म के ऊपर जो है वो टॉर्चर के निशानात हैं, और उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और वो सारी चीज़ें। यानी देखिए, काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए आगाज़ सरवर उठाया गया, हसनैन रफ़ीक नया पाकिस्तान वाला, उसके घर छापा पड़ा, वो बच गया, धावा बोला गया उसके घर के ऊपर, वो हसनैन रफ़ीक बच गया। उमर मलिक उठाए गए, मुदस्सिर उठाए गए, मुदस्सिर का तो बताया जा रहा है कि वो आ गए हैं। और इसी तरह से इंतज़ार हुसैन पंजोता जो हैं, अब 5 दिन हो गए हैं उनकी जबरी गुमशुदगी को, लेकिन अभी तक इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जो हैं उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये सब कुछ, और तहरीक इंसाफ के जो MNAs के साथ जो उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, फिर ये ना पता नहीं किसको बेवकूफ़ समझते हैं कि पहले अज़मा बुखारी से बयान दिलवा दिया कि सैफुल अबड़ो अगवा हो गए, और फिर वो गिरफ्तारी भी उनकी डाल दी गई कि वो गिरफ्तार भी हो गए। तो ये सारे का सारा मैच फिक्स है।
कोई इस वक्त, मैंने आपको बताया ना कि ये बात सब तहरीक इंसाफ के एमएनएस को पता है, और आपको पता है होगा सबको कि ये तहरीक इंसाफ का बाकायदा ये एक नोटिफिकेशन आया था, हदायत आई थी कि कोई भी एमएनए और कोई भी सेनेटर किसी पब्लिक प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा कि कल को कोई ड्रामा करे, झूठ बोले, बदयांती करे, धोखा, फ्रॉड, बकवास करे कि यार मैं तो जी इमरान खान की कॉल पे बाहर निकला था और मुझे वहाँ से ले गए। जब रोक दिया गया था कि कोई सेनेटर, कोई एमएनए नहीं जाएगा, तो फिर कैसे आप गए? तो अब आप घर भी नहीं रह सकते, सबको पता है। लेकिन ये सारा जो है वो ड्रामा किया जाएगा। और काजी साहब ने, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद काजी साहब जो हैं ये इसलिए भी काजी साहब ने किया हो कि काजी साहब को ये नज़र आ रहा हो कि नंबर अगर गेम पूरा नहीं होता तो काजी साहब को ऐसा ऑर्डर कर दें कि ये ज़रूरत नहीं है करने की, या इस पर स्टे कर दें या कुछ भी कर लें ये वो, लेकिन इसके चांसेस मुझे कम नज़र आते हैं। और ये काजी साहब ने इसलिए लगाया है कि वो अपनी एक्सटेंशन के लिए एक जो बड़ा हमला पाकिस्तान के आइन पर होने जा रहा है उसमें मतलब एक आखिरी बड़ी सहूलतकारी करने जा रहे हैं। फिर बार बार ये बताया जा रहा था हमें कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो रहा है। मैंने तो बार बार ये कहा था कि नहीं होगा, ये हुकूमत आखिरी टाइम तक कोशिश करेगी, और इस वक्त तक मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और हो भी जाए मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आईनी तरमीम नहीं ला रही हुकूमत। हुकूमत की भाग दौड़ जारी है। अब तो नजम सेठी साहब का आपने सुन लिया है कि वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत SCO की आड़ में, जब सारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, तो इस हाई अलर्ट में हुकूमत जो है SCO की आड़ में आइनी तरमीम ला रही है, और आइनी तरमीम जो है वो पास करवाने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको बता दिया है कि मेरी इतला ये है कि हुकूमत की एक अहम शख्सियत ने ये दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के दो सेनेटर्स जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं, और 2 सेनेटर्स जो हैं वो इस वक्त वोट देने के लिए मतलूबा जगह पर पहुंच गए हैं, और वो वहीं पे रहेंगे जब तक वो वोट कास्ट नहीं कर लेते 2 सेनेटर्स। और अब ये नहीं पता, ये एक तो सेनेटर सैफुल आबुड़ हैं, दूसरा सेनेटर कौन है, ये तो अब तहरीक इंसाफ को चेक करना चाहिए कि दूसरा सेनेटर उनका कौन है, जिसके बारे में एक अहम हुकूमती शख्सियत का दावा है कि 2 सेनेटर बहरहाल तहरीक इंसाफ के जो हैं वो टूट चुके हैं। फिर इसके बाद ये है कि काजी साहब ने, मैंने जैसा बताया था कि 3 जजेस को कराची भेज दिया था 8 में से। और अब मैंने पूछा है आबिद ज़ुबैरी साहब से कि मैंने कहा आबिद ज़ुबैरी साहब ये बताएं कि ये जो आपकी पिटीशन है ये भी हो सकता है कि आप विड्रॉ कर लें। तो उन्होंने कहा जी इस हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ, मुशावरत हम करेंगे और फिर फैसला करेंगे। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पिटीशन जो आबिद ज़ुबैरी साहब और 6 मेंबरान ने केस में क्या कुछ है, लेकिन उस पर भी जाने से पहले ये आपको बता दूं कि जो 8 जजेस हैं उनमें से कौन से 4 जजेस जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और अगर कोई करना पड़ता है तो अब ये 4 ही हैं क्योंकि मुनीब अख्तर साहब तो छुट्टी पर हैं, और 3 को कराची भेज दिया गया है। जो 4 इनमें से जज यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उसमें जस्टिस जो है वो शाहिद वहीद साहब हैं, और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, और मंसूर अली शाह साहब हैं, एक मिनट सॉरी ये मैं इसमें, हाँ मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, ये 4 जज हैं उन 8 में से जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और एक हो गए मुनीब अख्तर साहब, वो छुट्टी पे हैं, अब ये नहीं पता कि छुट्टी पे वो इस्लामाबाद में ही हैं या वो कराची चले गए हैं। और 3 जो हैं वो जज जो हैं उनको कराची भेज दिया गया, मोहम्मद अली मज़हर साहब को, इरफान सादत खान साहब को और सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब को, ये 3 जो हैं वो कराची भेज दिए गए हैं। अब ज़रा अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो सुनने में तो वो सुन सकता है, और अगर वो ना इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर सकते हैं कि ये जो काजी साहब ने जो मुजवज़ा आइनी तरमीम की पिटीशन लगाई है उस पिटीशन में क्या कुछ है जिसको कहा गया है। ये पहले तो ये आपको बता दूं कि ये 6 मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, जिसमें आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, शफ़कत महमूद चौहान साहब हैं, शहाब सरकी साहब हैं, चौधरी इश्तियाक अहमद ख़ान साहब हैं, ताहिर फराज अब्बासी और मुनीर अहमद काकड़। इन्होंने ये चैलेंज किया था और इन्होंने इस पिटीशन में अहम कानूनी और अवामी अहमियत के सवालात उठाए, और तमाम वो सवालात उठाते हुए उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट को इन मुजवज़ा आइनी तरमीम पर अदालती जायज़े का इख्तियार हासिल है, क्योंकि पार्लियामेंट को अदलिया की आज़ादी, आइन के बुनियादी ढांचे, इख्तियारात की तकसीम के तकोन के असूल और बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम कानून साजी और आइनी तरमीम का हक़ हासिल नहीं है। यानी जो इख्तियारात की तकसीम है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, जो बुनियादी ढांचा है आइन का उसको भी ये पार्लियामेंट जो है वो तब्दील नहीं कर सकती। यह भी कहा गया कि मुजवज़ा आइनी तरमीम के ज़रिए वफाकी आइनी अदालत का क़याम और हाई कोर्ट के जजेस का एक हाई कोर्ट से दूसरी में तबादले का मकसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को बेअसर करना और इसे ब्यूरोक्रेसी की तरह हुकूमत के मातहत करना है। ये भी मौका अख्तियार किया गया कि पार्लियामेंट का बनाया गया हर कानून जो आइन के बुनियादी ढांचे, अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कानून साजी को गैर कानूनी और गैर आइनी करार देकर कलअदम करने और इसे रोकने की मजाज है। अब जो सवालात उठाए गए हैं वो सवालात ये हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस के फैसले की रोशनी में आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है।
बिल्कुल उसके मुताबिक किया जा सकता है, लेकिन वो सवालात उन्होंने फ्रेम किए हैं। सवाल नंबर 2, क्या अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन की बुनियादी और नुमाया खसूसियात में शामिल है, जिसमें पार्लियामेंट के बनाए गए किसी भी कानून के जरिए तरमीम नहीं हो सकती? सवाल नंबर 3, क्या अदलिया की आज़ादी करारदाद मकासद का हिस्सा है, जो आइन के आर्टिकल 2A के जरिए आइन का लाजमी हिस्सा बन चुका है? सवाल नंबर 4, जो असूल अल जिहाद ट्रस्ट बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस और असद अली केस में तय होकर आइन के आर्टिकल 175A में दर्ज हो गए हैं, तो क्या आइनी तरमीम के जरिए उन तयशुदा असूलों में मुदाखलत की जा सकती है? सवाल नंबर 5, क्या जजेस की तकर्री के अमल में अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को शामिल करने से आज़ाद और गैर जानबदार जजेस तैनात करने का अमल बुरी तरह मुतासर नहीं होगा, और क्या इसके नतीजे में आइन में दर्ज इख्तियारात की तकसीम के जो असूल हैं वो ख़त्म नहीं होंगे? सवाल नंबर 6, क्या आइन की बुनियादी स्कीम के मुताबिक और आइन के आर्टिकल 68 और 69 के तहत मुकन्नना और अदलिया समेत रियासत के ये दोनों जो हैं, अदलिया और मुकन्नना, क्या रियासत के दो अलग अलग इदारे नहीं हैं? सवाल नंबर 7, क्या वफाकी आइनी अदालत की शक्ल में सुप्रीम आइनी अदालत का क़याम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत कायम करना नहीं है? सवाल नंबर 8, क्या आइनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती छीनी जा सकती है? सवाल नंबर 2, क्या दो मुतवाज़ी सुप्रीम अदालतें कायम करने से मुकम्मल अफरा तफरी और इंतशार नहीं फैल जाएगा? सवाल नंबर 10, क्या सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली को आइन में तरमीम के लिए मुसवदा लाने से रोक सकती है? सवाल नंबर 11, क्या मुजवज़ा आइनी तरमीम आइन की नुमाया खसूसियात, बुनियादी हकूक़ इतलाक़, इंसाफ तक रसाई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात से मुतजाविज़ हैं, इसलिए इन्हें कलअदम होना चाहिए? उसके बाद कुछ हक़ाइक़ इस दरख्वास्त में जो है वो बयान किए गए हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि इस पिटीशन के ज़रिए दरख्वास्त गुजारों ने मुजवज़ा आइनी पैकेज की आइनी हैसियत को चैलेंज किया है। मुजवज़ा बिल के ज़रिए आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हासिल इख्तियारात इंतज़ामिया को मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, और ये भी बताया गया कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं और हाई कोर्ट्स और बार एसोसिएशन के मुंतखब सदूर की हैसियत से भी जिम्मेदारी सर अंजाम दे चुके हैं। दरख्वास्त गुजार अपने कानूनी करियर में हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और इंसाफ तक रसाई के असूलों के साथ वाबस्ता रहे। फिर यह कहा गया कि पस मंज़र बयान करने का मकसद यह है कि वज़ीर आज़म ने 14 सितंबर 2024 को मुजवज़ा बिल की मंजूरी देने के लिए वफाकी काबीना का इजलास तलब किया। काबीना की मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, ये कहा गया। काबीना के इजलास के तलब किए जाने के बाद 15 सितंबर को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी बुलाया गया, लेकिन दोनों ऐवानों में 2 तय अक्सरियत हासिल करने के रास्ते में हाई रुकावटों के बायस 2 मरतबा सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास शुरू होने में ताख़ीर की गई। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि मुजवज़ा आइनी तरमीम के बिल को खुफिया रखा गया, जिससे पार्लियामेंट की बदनीयती ज़ाहिर हो रही है। मुजवज़ा बिल जो है वो 40 आइनी तरमीम पर मुश्तमिल है, जिसमें वफाकी आइनी अदालत का क़याम, आर्टिकल 175A में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इख्तियारात इंतज़ामी और सुप्रीम वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल करने के अलावा आइन के आर्टिकल 17 और अरकान पार्लियामेंट की नाअहलियत से मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम शामिल हैं। आइन के आर्टिकल 17 और 63A में तरमीम से सियासी जमातों और राय दहंदगान यानी मुनहरफ होने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी। खैर, इसके बाद तो आपका 63 का फैसला भी दे दिया। उसके बाद ये कहा गया कि यह तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है कि मुजवज़ा बिल एक ऐसे वक्त में लाया जा रहा है जब पार्लियामेंट सुन्नी तहत कौंसल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नामुकम्मल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करके दुरुस्त तौर पर मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को नुमाइंदगी से महरूम रखा गया और अरकान कौमी असम्बली को गैर कानूनी तौर पर अगवा करके जबर से उनकी वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की गई। कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित को तलाक तो काजी साहब ने दी हुई आइन को बालाए ताक रखने और नज़रअंदाज करने की कोशिशों के सबूत मौजूद हैं। इसमें ज़ाहिर है देखते हैं ना कि कौन कौन से सबूत सामने रखे जा रहे हैं। जिस तरह से इंजाज पंजोता अगवा हो गए, आगा शेख सरवर वाला मामला, उमर मलिक वाला मामला, मुदस्सिर वाला मामला, तहरीक इंसाफ के किन किन MNAs के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, जो जबर है, फस्तायत है, जुल्म है, बर्बरियत है, इन सारी चीज़ों के सबूत भी रखे जा सकते हैं। लेकिन काजी साहब ने कहाँ माननी है ये चीज़ें, क्योंकि काजी साहब की एक्सटेंशन और उनकी मफाद के लिए ये सारी बर्बरियत जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। फिर ये कहा गया कि मुजवज़ा बिल मुकम्मल तौर पर करारदाद मकासद के मुखालिफ है, जो पाकिस्तान की तारीख की पहली आइनी दस्तावेज़ है, जिसकी 1949 में मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आसमा जलानी केस में करारदाद मकासद को आइन का नाकाबिल तनसीख हिस्सा करार दिया है। करारदाद मकासद के तहत मसावात, समाजी, मुआशी और सियासी इंसाफ, सोच और राय और मजहब और इबादत की आज़ादी के अलावा अदलिया की आज़ादी की ज़मानत दी गई है। पाकिस्तान के आइन में इंतज़ामिया, अदलिया और मुकन्नना के दरमियान इख्तियारात का नाजुक तवाज़ुन कायम किया गया है। 18वीं और 19वीं आइनी तरमीम के जरिए इस तवाज़ुन का अयादा किया गया। इन तरमीम यानी 18वीं और 19वीं तरमीम का मकसद तवील मावराए आइन निज़ाम के बाद अदालती तकर्रियों के अमल में शफाफियत को मज़ीद बढ़ाकर
इसके ज़रिए जमहूरी तर्ज हुकूमत और कानून की हुक्मरानी को मजबूत करना और अदलिया में इंतज़ामी असरात को कम करना था। यह तज़किरा करना इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान की आइनी तारीख में इससे पहले अदलिया की आज़ादी पर इस किस्म का हमला नहीं हुआ। यहाँ तक कि मार्शल लॉ के तारीख दौर में भी अदलिया की आज़ादी पर इस तरह के हमले की मिसाल मौजूद नहीं है। किसी कानून के जवाज़ का तयन करना अदलिया का खुसूसी इख्तियार है। इस इख्तियार को ख़त्म करने की किसी भी कोशिश से बुनियादी हकूक़ की हैसियत न सिर्फ अलामती नोयत की रह जाएगी बल्कि इख्तियारात का आइनी तवाज़ुन भी बिगड़ जाएगा, जो आइनी फ्रेम वर्क की साख पर समझौता होगा। यह कहना भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान जमहूरी असूलों पर कायम हुआ, जिस पर जमहूरी तौर पर मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत करेंगे, ना कि हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए इसे चलाया जाएगा। मुजवज़ा बिल आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी और आइन को मस्क करने के मुतरादिफ है। उसके बाद ये कहा गया कि मुजवज़ा बिल के ज़रिए करारदाद मकासद और आइन के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर मिटाया जा रहा है। इसके लिए ये मारूज़ात जो है वो बयान की जा रही हैं और इनकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि इस सारे मामले पर इसे कलअदम किया जाए। मारूज़ात ये हैं कि अदलिया की आज़ादी आइन की बुनियादी खसूसियात में शामिल है, जिसका जिक्र करारदाद मकासद में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसलों में इसे नाकाबिल तनसीख खसूसियत करार दिया है। इसके अलावा इख्तियारात की तकसीम के तकोन के असूल को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसलों में आइन का नुमायाँ जो खसूसियत है उसको करार दिया है। जजेस की तकर्री और के मामले में जो फैसले हैं उनका भी जिक्र किया गया है। उसके बाद ये कहा गया कि आइन के आर्टिकल 38 और 39 के मुताबिक ऐसी कोई तरमीम नहीं की जा सकती जिससे अदलिया की आज़ादी को तबाह या ख़त्म किया जा सके। इस तरह की तरमीम आइन में दर्ज इख्तियारात की तकसीम के असूलों के ख़िलाफ़ है। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये शामिल करना जो आइन के बहुत से आर्टिकल्स हैं उनसे मुतसादिम है ये मुजवज़ा आइनी तरमीम। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस नौइयत की तरमीम को गैर आइनी करार दिया था। इस तरह की तरमीम से अदलिया की आज़ादी और इंसाफ तक रसाई ख़त्म हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान के अवाम को हासिल बुनियादी हकूक़ जो हैं वो भी तबाह हो जाएंगे। यह भी कहा गया कि यह तयशुदा आइनी और कानूनी असूल है कि अदलिया की आज़ादी आइन की बुनियादी और नुमायाँ खसूसियत है, इसलिए पार्लियामेंट भी रियासत के किसी सतून को कमज़ोर करने के लिए आइन में तरमीम के ज़रिए आइन की नुमायाँ खसूसियत को ख़त्म नहीं कर सकती। जजेस की तकर्री का अमल और हर किस्म की सियासी मुदाखलत और तअस्सुब से पाक होना चाहिए। लेकिन इन आइनी तरमीम में जो हाई कोर्ट्स हैं और वफाकी शरई अदालत के जजेस की तकर्री का जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है वो मुकम्मल तौर पर अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम के ख़िलाफ़ है। जजेस की तकर्री के कमीशन में अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को शामिल करना इख्तियारात की तकसीम के असूल के ख़िलाफ़ है। इंतज़ामिया और मुकन्नना के नुमाइंदे जजेस की तकर्री के कमीशन में शामिल होने से अदालती तकर्रियाँ सियासी तअस्सुब का शिकार होकर दागदार हो जाएंगी। फिर ये कहा गया कि मुजवज़ा आइनी तरमीम बिल की रूह से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी कम कर दी गई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो जजेस का एहतसाब करती है उसमें सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी कम कर दी गई है और अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक मेंबर होगा, जिससे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मुकम्मल तौर पर हुकूमत के ज़ेर नगी मेंबरान और वफाकी आइनी अदालत के कंट्रोल में आ जाएगी, जो उन्हें अपने सियासी मफाद के मुताबिक जजेस की तकर्री के अमल में मुदाखलत करने का मौका फराहम करेगी। यानी जजेस को निकालने का जो फोरम है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, उसमें अरकाने यानी पार्लियामेंट के मातहत जो वफाकी आइनी अदालत है जिसका चीफ जो है वो काजी फाइज ईसा होगा, जिसको शहबाज शरीफ और जरदारी मिलकर लगाएंगे, तो वो काजी फाइज ईसा बैठ के फैसले करेगा कि किस जज ने अदलिया में रहना है और किसने नहीं रहना। एक शख्स के लिए अदालती तकर्रियों का तरीक़ाकार तब्दील करना आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी है और ये वाज़ेह तौर पर काजी को कहा गया कि तेरे लिए ये सारा कुछ हो रहा है, तुम्हारे लिए ये सारा कुछ हो रहा है। एक शख्स के लिए अदालती तकर्रियों का तरीक़ाकार तब्दील करना आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है और यह भी इसमें हो सकता है कि क्योंकि मंसूल शाह का रास्ता रोक रहे हैं तो इसलिए ये तरमीम जो है वो की जा रही है। सियासी मकासद के लिए इस तरह की कानून साजी आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और पाकिस्तान की आइनी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि फ़ौजी हुकूमतों के अदवार में भी इस तरह के सख्त जो है वो गैर कानूनी जो बिल हैं वो मंजूर नहीं किए गए। हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए उनकी कारकर्दगी को इंतजामी और मुकन्नना के मेंबरान के जरिए जांचना मुकम्मल तौर पर इख्तियारात की तकसीम के असूल के खिलाफ है। इसके अलावा मुकन्नना या इंतजामी के मेंबरान सुप्रीम कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और हाई कोर्ट के जजेस की अहलियत जांचने की महारत और कानूनी जहानत नहीं रखते। हाई कोर्ट के जजेस की उनकी मर्जी के बगैर तबादलों से उनके दफातर की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। यानी एक तो यह है कि जज की मर्जी के बगैर उसका आप तबादला कर देंगे, इस्लामाबाद की 6000 जजेस को बलूचिस्तान भेज देंगे और बलूचिस्तान से नईम अफगान जैसे और जमाल खान मदुखेल जैसे जज उठा के और इस्लामाबाद लाए जाएंगे और यहाँ से जो है वो आलिया नीलम साहिबा जो नाम देंगी उस तरह के जज जो हैं अमीर भट्टी के नक्श कदम पर चलते हुए आलिया नीलम जो है वो वहाँ से ऐसे जज भेजेगी जो कि फिर शरीफ ख़ानदान के मातहत होंगे, उनके ग़ुलाम होंगे, उनके नौकर होंगे। उसके बाद ये कहा गया कि वफाकी आइनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तरमीम से अल जिहाद ट्रस्ट
केस जो है उसको एक तरह से गैर मौसर कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो मलिक असद अली केस है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस है, वो तो एक तरह से ख़त्म ही हो जाएंगे और ये गैर आइनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में फ़र्क भी अदलिया की आज़ादी के असूल, इंसाफ तक रसाई और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। उसके बाद ये कहा गया है कि मुजवज़ा आइनी तरमीम के सेक्शन 14 के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत का क़याम आइन के बुनियादी और चीदा खसूसियात के खिलाफ है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी और हतमी अदालत है, लेकिन मुजवज़ा आइनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत होगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुकद्दस ओहदे को भी वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के मातहत कर दिया गया है। और वो ये कि साथ ये कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में एक मुकम्मल तौर पर अलग मुतवाज़ी वफाकी आइनी अदालत कायम करने से अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगा। फिर ये कहा गया कि पार्लियामेंट को यह इख्तियार हासिल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को इख्तियारात से महरूम करके छीने गए इख्तियारात किसी और अदालत वफाकी आइनी अदालत को तफवीज़ करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की अदालती इख्तियारात नुमायाँ आइनी खसूसियात में शामिल हैं। ये इख्तियारात किसी और इदारे को नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात मुंतकिल करने की कोई भी कोशिश आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफवर्जी है। आइन का आर्टिकल 203 उसके मुताबिक कानून के तहत मातहत कोर्ट्स और आर्टिकल जो है वो मातहत कोर्ट्स और ये आर्टिकल कुछ और भी जिक्र किए गए हैं कि वो नीचे अदालतें कायम करने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मुतवाज़ी या आइन से बालातर अदालतें कायम करने की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है और हर शहरी के साथ कानून के मुताबिक सलूक करना नाकाबिल तनसीख आइनी हक़ है और इस नाकाबिल तनसीख हक़ को पार्लियामेंट मुजवज़ा आइनी तरमीम की आड़ में ख़त्म नहीं कर सकता, जिसका हदफ सियासी जमातें, अदलिया और आम शहरी हों। आइन ने बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रखा है और उन आर्टिकल्स में भी तब्दीली की जा रही है। उसके बाद कहा गया कि मुजवज़ा आइनी तरमीम बिलखसूस वो तरमीम जिनका तल्लुक़ अदालतों बशमूल सुप्रीम कोर्ट से है, इसका मकसद इन अदालतों की आइनी हैसियत को ख़त्म करना है। आइन के मुताबिक इन अदालतों को तफवीज़ किए गए अदालती इख्तियारात ख़त्म या कहीं और मुंतकिल नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को इख्तियारात से महरूम करने या ये किसी और को मुंतकिल करने की कोई भी कोशिश गैर आइनी है, क्योंकि इससे इख्तियारात की तकसीम का आइनी असूल तबाह हो जाएगा। अदालती इख्तियारात का तल्लुक़ अदलिया की आज़ादी से है, जिसका तस्वुर मुल्क बनाने वालों ने दिया और करारदाद मकासद में दर्ज किया। इसलिए हर हाल में अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मुजवज़ा आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हुकूमत की मातहत हो जाएंगी, क्योंकि मुजवज़ा वफाकी आइनी अदालत का काम और तकरीरों का अमल मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी और मुकन्ना के रहमो करम पर है। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी आइनी इंतज़ाम के तहत मुजवज़ा वफाकी आइनी अदालत के मातहत नहीं किया जा सकता। अदालती जायज़े का इख्तियार हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगा और अदालती जायज़े के इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट आइनी तरमीम को भी देख सकती है। आइन और बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ होने के नाते आइनी नज़म में तजावुज़ को रोकना और पार्लियामेंट की तरफ से अपने फ़ायदे के लिए मुतारिफ़ कराई गई तरमीम को देखना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। उसके बाद ये कहा गया कि पार्लियामेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच को आइनी मामलात की तशरीह का हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जायज़ा लेने के बाद उसे दुरुस्त कानून तस्लीम किया। इसलिए मुजवज़ा आइनी तरमीम के जरिए तशरीह के इस इख्तियार को वफाकी आइनी अदालत को देना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियारात वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल करने से सुप्रीम कोर्ट की हैसियत महज अपील सुनने वाली अदालत की रह जाएगी। इन आइनी तरमीम में हाई कोर्ट्स के आइनी इख्तियारात को भी कम कर दिया गया, जो कि आइन के आर्टिकल 199 के खिलाफ है। मुजवज़ा तरमीम के तहत कौमी सलामती का मामलात को हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर कर दिया गया। इससे अदालती निज़ाम में खराबी पैदा हो जाएगी, क्योंकि कौमी सलामती के मामलात का तल्लुक़ बुनियादी हकूक़ से जुड़ा होता है। इसलिए कौमी सलामती के मामलात को देखे बगैर बुनियादी हकूक़ के मामलात नहीं देखे जा सकते। उसके बाद कहा गया कि इन तरमीम की रूह से 63A का जिक्र किया गया। खैर वो तो फैसला आ गया, उसमें यही कहा गया कि ये तो एक अफरा तफरी जो है वो मुल्क के अंदर हो जाएगी। और ये भी कहा गया कि ये बदनीयती पे मबनी है ये तरमीम, और इन्हें खुफिया रखा गया और इनकी कोई अरेस्टेड कॉपी जो है वो मौजूद नहीं है। और फिर ये भी बताया गया कि इन तरमीम का बुनियादी इंसानी हकूक़ ख़त्म कर रही हैं, अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो रही है, जमहूरी असूल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, इस्लामी अक़दार से भी ये उसके भी ख़िलाफ़ हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि अदालत इनको पार्लियामेंट को इस चीज़ से रोके। और इसी तरह से ये भी कहा गया कि ये बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, अदलिया की आज़ादी पर हमला है, और इसलिए इन तरमीम को जो है वो बरकरार नहीं रखा जा सकता और ना ही इनको होने देना चाहिए, और ना ही अदालत अपने इख्तियारात जो है इस तरह से उनको छीनने की जो है वो इजाज़त दे। यह भी कहा गया कि मुंतखब पार्लियामेंट आर्जी नोयत का अदारा है जिसके पास 5 साल का मैंडेट होता है, जबकि आइन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम वक्त आइनी अदालतों को हासिल है। आइन के दिबाचे में दर्ज मखसूस खसूसियात को मनसूख नहीं किया जा सकता। आइन के तहत
आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ निभाते वक्त जजेस को बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना चाहिए। वो कहते हैं कि क्योंकि जजेस ने हलफ उठाया हुआ है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो अब तो अदलिया पे हमला हो रहा है। काजी फाइज की एक्सटेंशन के लिए अदलिया को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ छीने जा रहे हैं, तो जागें अदालतें, करें कुछ। और काजी ने खुद अपने पास ये सारा कुछ अपने मामले को लगा लिया। उसके बाद ये कहा गया है कि उन्होंने ये भी अर्ज़ किया है कि हालात और वाक़यात से साबित है कि अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम और आइन की बुनियादी स्कीम में फौरी और बराह मुदाखलत हो रही है। यह मुदाखलत उस वक्त हकीकत बन जाएगी जब मुजवज़ा बिल पार्लियामेंट में पेश करके मंजूर होकर कानून बन जाएगा। इन हालात में जो बिल है, अगर वो कानून बन गया तो फिर जो है फिर भी हम अदालत से इस्तदा करते हैं कि इसको मुअत्तल कर दें। अगर आप उस वक्त सुन रहे हो जब ये बन जाए, ये कानून, ये आईनी तरमीम हो जाए, तब भी हमारी इस्तदा है कि उसको मुअत्तल कर दिया जाए। तो ये सारा कुछ करते हुए आखिर में कहा गया है कि बराए मेहरबानी इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हकूक़ के इतलाक़ के लिए अदलिया के इख्तियारात को आइन के मुताबिक मुक़द्दस करार दिया जाए कि पार्लियामेंट को अदलिया के इख्तियारात ख़त्म करने या टेम्परिंग के ज़रिए किसी भी किस्म की मुदाखलत का इख्तियार हासिल नहीं। मुजवज़ा बिल जो अभी पेश होना है, इसको आइन की बुनियादी स्कीम, इख्तियारात की तकसीम के असूल, अदलिया की आज़ादी और आइन में दर्ज आइनी हकूक़ से मुतसादिम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को बिल पेश करने से रोका जाए। और ये मैं बता चुका हूँ कि अगर ये पास हो भी जाए तब इसको मुअत्तल किया जाए और फिर उसके बाद इसको तफसील से सुन के और इस आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। ये है वो जो पिटीशन है। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि अब यही पॉइंट्स सारे डिस्कस होंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अदालत के अंदर, कि ये हैं वो पॉइंट्स जिनकी बुनियाद पर चैलेंज किया गया। देखते हैं ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। अभी तो काजी ने वारदात डाल दी है, वो नईम अख्तर अफगान और शायद बिलाल हसन साहब ये केस सुनेंगे, जो कि काजी साहब की बराह रास्त एक्सटेंशन का केस है। और काजी साहब जो है वो उन्होंने एक साल में 90% वो केसेस जो बराह रास्त उनके मफाद से जुड़े हुए थे वो उन्होंने खुद सुने। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। Woke up to a day I've never seen before, chasing dreams like I've been here before, but this time I feel it deep in my soul. Something's pulling me in, won't let me go. And the lights in the sky, they shine so bright, like they know where I'm headed tonight. I'm breaking through the clouds, I'm looking down. I'm rising high, but touching the ground. Starlight's calling my name, feel the fire, the flame. We're unstoppable, unbreakable, I'll never be the same. In the glow, wherever we go, we're unstoppable, untouchable. Let's never let it go. Whoa. Running through the streets with a heart on fire. Every step I take is taking me higher. Yeah, and the rhythm of the night's in my veins. Every beat of my heart, I can't explain. And the lights in the sky, they shine so bright, like they know where I'm headed tonight. I'm breaking through the clouds, I'm looking down. I'm rising high, and touching the ground. Sunlight's calling my name, feel the fire, the flame. We're unstoppable, unbreakable, I'll never be the same. Oh, dancing in the glow, wherever we go, we're unstoppable, untouchable. Let's never let it go. Whoa. Close your eyes, feel the magic surround us. Let it rise, feel the rhythm that found us. We're floating, weightless, free, you and me. We're wild and free. Sunlight's calling my name, feel the fire, the flame. We're unstoppable, unbreakable, I'll never be the same. Oh, dancing in the glow, wherever we go, we're unstoppable, untouchable. Let's never let it go. Close your eyes, feel the magic surround us. Let it rise, feel the rhythm that found us. We're floating, weightless, free, you and me, we're wild and free. We're unstoppable, untouchable. Let's never let it go. Starlight's calling, we're flying so high.
dancing forever under the same sky. Let's never let it go, never let it go.